सो दोस्तों, the Department of Public Enterprises, which used to be a part of Ministry of Heavy Industries, have been shifted to Ministry of Finance. तो एक नई खबर है जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस जो भारी उद्योगों से संबंधित मंत्रालय के अंतर्गत हुआ करता था, वहाँ से निकल के भारत के वित्त मंत्रालय के तहत आ गया है. So why news? The government of India has recently issued a gazette notification in July 2021 and informed that now the finance ministry is expanded with an addition of a department of public enterprises. तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज कोई नया डिपार्टमेंट नहीं है, ये हैवी इंडस्ट्रीज के तहत होता था, सिर्फ शिफ्ट हुआ है. और जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज अगर आपसे पूछें उसका क्या काम है, so it makes the policies, the personnel matter of the central public sector units. जो केंद्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं उससे संबंधित नीति, कार्मिक, प्रशासन इत्यादि इत्यादि काम करता है. तो हमारे मन में एक क्वेश्चन आया कि जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज है किस लिए है? सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. तो हम समझें कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग क्या है. तो बेसिकली हम सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के पहले समझें कि पीएसयू क्या है. तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एक ऐसा अंडरटेकिंग है जिसमें गवर्नमेंट का मिनिमम 51% शेयर होता है. इट कैन बी अप टू 100%. So if they are owned by the central government, they are known as central public sector undertaking. और अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट इसको ओन करती है तो दे आर नोन एज स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. लेकिन मिनिमम इक्विटी इसमें जो है 51% होना चाहिए, या तो सेंटर की हो या स्टेट की हो, बट ये 100% तक हो सकती है. तो आपने देखा कि जो यूनियन गवर्नमेंट जिन एंटरप्राइजेस को पब्लिक सेक्टर को ओन करती है वही कहलाते हैं सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, और उन्हीं से रिलेटेड डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में चला गया है. और दोस्तों, इस समय जब ये हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो 1951 में 5 एंटरप्राइजेज हुआ करती थी. अब 348 लगभग 350 एंटरप्राइजेज इस समय आती हैं देश में. और ये जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है लगभग 25 लाख करोड़ रुपीस का रेवेन्यू लगभग हर साल देती हैं. अब हम बात करेंगे जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आ गया है. तो अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कितने डिपार्टमेंट्स हैं? तो अब प्रीवियसली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वाज हैविंग 5 डिपार्टमेंट्स, और जो इस नए डिपार्टमेंट के आ जाने से अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में 6 डिपार्टमेंट्स हो गए हैं. काफ़ी बड़ा मंत्रालय हो गया है. नाउ देयर आर 6 डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. और साथ में जो मिनिस्ट्री पहले हुआ करती थी मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस, अब वो छोटी हो गई है और उसका नया नाम है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज. दोस्तों रिपीट करता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस अब कट शॉर्ट होके हो गई है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज. तो हम देख रहे हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसमें 6 डिपार्टमेंट में से एक डिपार्टमेंट हमारे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी देश में जो खर्चे हो रहे हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट के वो देता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपेंडिचर. देन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का अगला डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, यानी कहाँ से सारी जितनी भी आय होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की वो सारी चली जाती है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के पास, वही उसको इकट्ठा कराता है. दोस्तों ऐसा समझ लीजिए कि हमारा देश एक बड़ा परिवार है और उस परिवार में जितने भी मिनिस्ट्रीज़ हैं खर्चा तो सभी करते हैं, डिफेंस से लेके बाकी सारे जितने भी डिपार्टमेंट हैं खर्चा सब करते हैं, लेकिन कमाने का काम सरकार के लिए इनकम जनरेट करने का काम समझ लीजिए हमारे यहाँ है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास. और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कौन सा डिपार्टमेंट है जो आय जितनी भी आय होती है उसको इकट्ठा करता है, दैट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू. और फिर जितने बाकी मंत्रालय हैं उनको किस तरह से खर्चा देना वो काम करता है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर. फिर एक डिपार्टमेंट है इकोनॉमिक अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर बजट वगैरह से रिलेटेड सारी बात काम करता है. फिर एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जितनी भी देश में फाइनेंशियल सर्विसेज हैं तो उसकी देख रेख का काम करता है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज. फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक और डिपार्टमेंट है दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ जिसको हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते थे, यूपीए के टाइम में बोलते थे विनिवेश विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट. उसी का नाम अब बदल के कर दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट.
यानी निवेश और पब्लिक एसेट मैनेजमेंट से रिलेटेड मंत्रालय। तो दोस्तों ये जो DIPAM है, जब भी सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करती है, पब्लिक सेक्टर को ये शेयर बेचती है, तो वो जो पैसा आता है उसको कैसे मैनेज करना है, उससे उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, वो सारा काम करता है DIPAM। आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जब डिसइन्वेस्टमेंट से जो होने वाली आय है उसको कैसा पैसा लगाना है, उसके लिए देश में क्या व्यवस्था है, कौन सा डिपार्टमेंट है, तो उसके लिए डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। और दोस्तों जितने भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैं उनसे रिलेटेड मैटर्स को कौन देखता है, तो देखता है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज, जो अभी तक हैवी मिनिस्ट्रीज में हुआ करता था, बट ये अब 6 डिपार्टमेंट बन गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। तो एक तरीके से जो हमारी करंट फाइनेंस मिनिस्टर है वो अब इसको हेड करने वाली हैं। और तो डिपार्टमेंट ऑफ जो पब्लिक एंटरप्राइज है, अब आप समझ ही गए कि वो जो है एक नोडल डिपार्टमेंट है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का, और वो पूरा सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को पॉलिसी गाइडलाइंस देता है, उनका परफॉर्मेंस देखता है, एवेल्युएट करता है, पर्सनल मैनेजमेंट भी देखता है। तो दोस्तों ये थी एक इंटरेस्टिंग खबर इकोनॉमिक फ्रंट पे कि जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज इज़ नाउ ए पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और ये 6वां डिपार्टमेंट बन गया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। थैंक यू।